चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम? एमपी की ट्राइब्स पढ़ रहे थे ना। चलिए आगे देख लिए। काफी कुछ मैंने उनकी बैकग्राउंड या हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड कुछ शब्द आप लोग को बता दिया था कि कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, क्या बोला जाता है ना। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारी एक अगला टॉपिक जो बचा था, क्या उनका सेंसस देखना था, उनकी जनगणना देखना था कि कितने प्रतिशत वो पाए जाते हैं, उनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है। तो वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक ट्राइब को शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने ये बता दिया था ना, उत्तर साइड में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है मध्य प्रदेश की, वेस्ट साइड में कौन सी, ईस्ट साइड में कौन सी, साउथ साइड में कौन सी, बता दिया था। चलिए लिखिए। लिखिए सेंसस रिपोर्ट 2011। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमने ट्राइब्स में अगर देखा जाएगा, हम लोग ट्राइब्स की बात कर रहे थे। देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में या इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, भारत या इंडिया में अगर बात करते हैं तो दो ट्राइब्स आपको मैंने बताया था ना, जनजातियां कौन कौन सी होती है। एक होती है अनुसूचित जाति और एक होती है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो अगर आपकी भारत में पूछेगा, भारत में पूछेगा तो आपकी जो इसकी पॉपुलेशन है, ये इसकी जनसंख्या है, ये कितनी है बताइए। ये अगर पूछेगा तो कितनी लगाना है आपको। और इस पे अगर पॉपुलेशन पूछेगा, ये भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अगर एससी की जनसंख्या पूछेगा तो कितनी है बताएगा कोई। ये कितनी है? 10 करोड़, 10 करोड़ है, ठीक है। और ये कितनी है? 20 करोड़। 10 करोड़ भारत में एससी है और एसटी कितनी है? 20 करोड़ है। कितने हैं? 20 करोड़ है। और अगर प्रतिशत या परसेंटेज में अगर पूछे, प्रतिशत या परसेंटेज में पूछे, तो आपको बताना है कि एससी कितनी है भारत में। बताइए, कोई बताएगा कितने प्रतिशत है? सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये 20 करोड़ कर लीजिए। ये 20 करोड़ है और ये कितना है? 10 करोड़ है, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। 20 करोड़, एससी की संख्या 20 करोड़ है और ये है, ठीक है। तो 15 और 1 सेकंड, ठीक है। ये कितने परसेंट है? 16% है। और ये कितने प्रतिशत है? 8% है। याद रखिए, परसेंटेज में पूछा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिए, प्रतिशत में देखा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रतिशत में पूछा भी जाता है कि कितने प्रतिशत हैं, तो आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिए कि भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे ज्यादा हमें क्या देखने मिलती है? एससी ट्राइब देखने मिलती है, शेड्यूल कास्ट देखने मिलती है। और अगर इनकी जनसंख्या पूछे तो इनकी पॉपुलेशन पूछे तो कितनी है? 20 करोड़। और प्रतिशत में पूछे तो कितनी है? 16%। याद रखना। और अगर हम एसटी की बात करें भारत में, तो इनकी जनसंख्या है कितनी? 10 करोड़, उसकी आधी है। भारत में बात कर रहे हैं हमने इंडिया में, और उस पर अगर प्रतिशत में देखें तो कितना है? 8% है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे ज्यादा एससी कहां पे पाए जाते हैं, किस राज्य में बताइए। एससी की सबसे ज्यादा किस, कौन से स्टेट में पाई जाती है बताइए। तो यूपी, बताया था ना। सबसे ज्यादा एससी कहां मिलते हैं भारत में? कहां मिलते हैं? यूपी में मिलते हैं। और प्रतिशत के हिसाब से भी बताया था कि प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछेगा, सबसे ज्यादा एससी अगर पूछेगा तो कहां बोलोगे आप? यूपी में। और प्रतिशत के हिसाब से भी पूछेगा सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं तो क्या बोलोगे आप? पंजाब। ये बात की थी हमने। और मैंने ऐसे दो राज्य भी बताया था जहां पे एससी नहीं पाई जाती। तो कौन कौन से ऐसे राज्य थे? एक थे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये दो राज्य ऐसे थे जहां पर एक भी एससी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। क्लियर? इसके बाद अगर हम एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो हमने बताया था सबसे ज्यादा एसटी कहां मिलते हैं, कोई बताएगा? मैंने बताया था मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए। और सबसे जो और परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछेगा सबसे ज्यादा एसटी कहां मिलते हैं तो कहां पे बोला था?
मिजोरम। कहां पर? यहां ब्लू माउंटेन्स की पहाड़ियां भी हैं, ब्लू माउंटेन भी है यहां पर मिजोरम में, ठीक है। और मीजो करके जनजाति पाई जाती है, और एक यहां से जनजाति बहुत पूछी जाती है। अगर आपसे पूछ ले मिजोरम में, तो मिजो नाम की एक ट्राइब रहती है, और मिजोरम में मां आ रहा है ना, तो याद रखिए एक जनजाति, एक ट्राइब यहां से बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है चकमा। तो चकमा के आखिरी में मां आ रहा है ना, तो याद रखिए कहां की है? मिजोरम की है। कहां की है? मिजोरम की। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा एसटी कहां पाए जाते हैं? मिजोरम में। और किस राज्य में पाए जाते हैं? अगर राज्य पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? मध्य प्रदेश। स्टेट पूछेगा, और प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो पंजाब। क्लियर? अच्छा, इसको भी मैंने बताया था किन दो राज्यों में एक भी एसटी नहीं पाई जाती, तो आपको बताना है कौन कौन सी? पंजाब एंड हरियाणा। यहां पे क्या है? एक भी एसटी नहीं पाई जाती। क्लियर? ये हमने भारत का थोड़ा सा डाटा देख लिया। क्लियर? समझ में आया? अगर हमने एससी बताएंगे, हमारे भारत में एससी है तो 20 करोड़ जनसंख्या है, एसटी है तो 10 करोड़ जनसंख्या। अगर प्रतिशत में पूछे तो 16% और 8% है। मतलब अगर आपकी जनसंख्या अगर 100 करोड़ मांगे, अगर हम 100 करोड़ माने, तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ कहां पर है? कहां पर है? एससी की जनसंख्या है भारत की। एक अनुमान लगाया, एक लगभग लगाया, अनुमान लगाया है। और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 16%, और ये कितनी है? 8%। ये सब भारत का बताया मैंने आपको, अभी हम एमपी में नहीं आए हैं, एक बार रिवाइज करा दिया। क्लियर? अब इसी के साथ मुझे बताइए कि भारत की अगर सबसे बड़ी ट्राइब पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा, तो क्या बोलोगे आप? कौन सी जनजाति? हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी ट्राइब अगर पूछेगा तो कौन सी है? गौड़। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जनजाति। भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? तो क्या बोलोगे आप लोग? गोंड। समझ में आ रहा है? और अगर मध्य प्रदेश की पूछेगा तो गोंड कौन से नंबर की है? तो क्या बोलोगे? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। समझ में आ रहा है? तीसरा कंफ्यूजन देखिए, याद रखिए, तीसरा पूछेगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या बोलोगे? भील। और वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। समझ में आ रहा है मेरी बात? गोंड आएगा तो अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ी जनजाति, तो क्या बोलोगे? गोंड। जनसंख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। और मध्य प्रदेश में किस जनजाति का सबसे ज्यादा जनजातीय समूह है, ग्रुप है? तो क्या बोलोगे? गोंड। आ रहा है? समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहां पे लिख लीजिए लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी, लिखिए लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया लिख लीजिए पहले, सबसे बड़ी जनजाति, लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सबसे बड़ी जनजाति। पहला क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना, भारत की, यहां पे लिख लीजिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ये भारत की है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ भी लेगा ये किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलती है, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में। कहां मिलती है? आंध्र प्रदेश में। कहां मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है गोंड जनजाति। यहां की एक और जनजाति बहुत फेमस है, बस आप सुन लीजिए, चेंचू करके, एक चेंचू करके जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चलिए, ये तो हो गया। दूसरी चीज पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक पूछेगा आपको, ये हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या या ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
भील। क्या बोलोगे? ये भारत की बात कर रहे हैं भाई, अभी हमने एमपी को हाथ भी नहीं लगाया है, ये सब भारत की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गौंड कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? भील जनजाति। और आपको पता है सबसे ज्यादा भील कहां मिलती है? कहां मिलती है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा गौंड कहां मिलते हैं? आंध्र प्रदेश। क्लियर? अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भील। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह, ग्रुप्स, ट्राइब्स ग्रुप, है ना, लार्जेस्ट ट्राइब्स ग्रुप ऑफ एमपी, सबसे बड़ा जनजातीय समूह, जनजातीय समूह अगर पूछेगा, ग्रुप पूछेगा, तो आपको क्या बताना है? क्या बोलोगे आप? गौंड। आप लोग इनके जानते होंगे, मैं आप लोग को उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा। गौंड जाति को हमें पढ़ना है क्योंकि भारत की भी है और मध्य प्रदेश की भी बहुत महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। अगरिया होती है जो लोहे का काम करती है, प्रधान, एक प्रधान जो पुजारियों का काम करती है, एक होती है, एक होती है काल भूतस करके होती है, वो क्या होती है? नाच गाना करती है। ठीक है। एक सोलाइसस होती है, वो क्या करती है? बढ़ई का काम करती है। ये सब उसकी क्या है? ये व्यवसाय के आधार पर उनकी जातियां, उनकी सब कास्ट है, उनकी उपजातियां हैं। जबकि गौड़ अगर देखने जाएंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, एक राजगौड़, एक धुर गौड़, और एक और कौन से गौड़ होते हैं? एक जो होते हैं जो बहुत ही पिछड़े होते हैं, जिन्हें मुरिया या भारिया कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? अभी मैं बताऊंगा आपको। राजगौड़ मतलब जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती है, भूस्वामी होते हैं। और उसके बाद मैंने एक बताया धुर गौड़ मतलब जो साधारण गौड़ होते हैं। इस प्रकार उनकी कैटेगरी बांटी गई है, बात करेंगे अपन। तो ये समझ में आया? ये कंफ्यूजन क्वेश्चन दूर हुए? समझ में आया कि सबसे पहले पूछेगा लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर भील, और ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश। फिर हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। कौन सी है? भील है। और भील के बाद अगर पूछेगा तो कौन सी है? गौंड। और गौंड के बाद अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? कोल। ये है, ये है सबसे बड़ी, उसके बाद ये है, और उसके बाद क्या है? कोल, रीवा में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप्स, ये जनजातीय समूह, तो क्या बोलोगे? गौंड। क्लियर? लिख लिया आप लोग? चलिए अब आ जाइए एमपी में। अब एमपी में भी हम कुछ देख लेते हैं। एमपी में भी कुछ इनका परसेंटेज है, कितने परसेंटेज ये पाए जाते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। एक होती है हमारी फिर से वही एससी, और एक होती है हमारी एसटी। कल मैंने आपको सारे प्रावधान बता दिया था इस पे कि संविधान में कहां कहां इनका प्रावधान दिया गया है। तो एससी जो है उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन हमारे मध्य प्रदेश में, अब ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम 2011 की रिपोर्ट देख रहे हैं। उसमें एससी की और एसटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? कितनी है कोई बताएगा? 153 करोड़। और ये कितनी है? 113 करोड़।
ये इनके यहाँ पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बाद अगर प्रतिशत में पूछे, परसेंटेज बेस पे पूछे, आपको बताना है तो परसेंटेज में कितनी है बताइए, 15% और 21%। क्लियर। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको लिखना है एससी और फिर उसके बाद लिखना है एसटी और ऊपर लिख देना है एमपी और एक जगह लिख देना है इंडिया। ये बॉक्स आप लोग इसको याद रख लीजिए, बस इस बॉक्स को बना लेना है। इस बॉक्स में अगर एससी पूछेगा अनुसूचित जाति तो यहां पे आपको लिखना है 15 और 15 के बाद क्या आता है 16 और 16 के बाद क्या आता है 8 और यहाँ पे 21 लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, 15%, 21%, 16% और इसका आधा कर दीजिए 8%। यहां से आपको यहां जाना है और यहां से बाद यहां आना है। 15 के बाद क्या आता है 16 और 16 के बाद क्या आता है 8। क्लियर। चलिए, तो हमने देख लिया हमारे यहाँ पे जो एससी होती है या एसटी होते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में 1.13 मतलब 1,13,00,000 लोग एससी है, ये 2011 की रिपोर्ट कहती है, और एसटी कितने हैं 1.53। परसेंटेज में देखा जाए तो हम देखते हैं कि ये 15% है और ये कितने हैं 21% है। समझ में आ रहा है? अगर हम इनकी लिटरेसी रेट देखें, इनकी साक्षरता दर देखें, इनकी साक्षरता दर अगर हम देखें, लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो 50% लोग 50% इनकी साक्षरता दर होती है, 50% ये पढ़े होते हैं। और अगर हम जनसंख्या घनत्व देखें इनका, पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। ये भी लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? हो गया। क्लियर। 1,13 करोड़ हो गया, लिख लिया आप लोग। यहाँ पे इनकी साक्षरता 50% देखी जाती है और ये 50 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में इनकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखने मिलती है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं, बताइए जल्दी से बताइए, रिवाइज हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी पाया जाने वाला जिला, देखिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एससी कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं मुझे बताइए मध्य प्रदेश में, बताइए सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो एससी है वो कहां पाए जाते हैं बताइए। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा एससी की आबादी है कहां मिलती है तो क्या बोलोगे इंदौर। कहां पर, इंदौर में। और प्रतिशत, ये परसेंटेज बेस पे पूछेगा सबसे ज्यादा एससी मध्य प्रदेश में कहां मिलती है तो क्या बोलोगे महाकाल की नगरी उज्जैन में। क्लियर। और दोनों में अगर पूछेगा सबसे कम, सबसे कम ये हमारा क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अगर एससी पूछ लेगा मिनिमम, अगर मिनिमम पूछ लेगा तो आपको दोनों जगह लगाना है क्या, छाबुआ, और यहां पे भी लगाना है, ये परसेंटेज बेस पे। ठीक है, परसेंटेज बेस पे पूछेगा तो कहां जाना है आपको, कहां पे जाना है,
क्लियर, आया समझ में। इसी प्रकार एक और होती है हमारी क्या, एसटी। ये हमारी मिनिमम है, मिनिमम मतलब न्यूनतम, और ये क्या है हमारी, तो बता दीजिए सबसे ज्यादा एसटी कहां पाए जाते हैं, बताइए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कहां पर, धार। परमार वंश की राजधानी रह चुकी है धार, पवार वंश की भी राजधानी रह चुकी है धार, है ना, राजा भोज की नगरी रह चुकी है धार, ठीक है, जो परमार वंश के एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। सरस्वती जी का मंदिर भी यहीं पर है, 500 दरबारी कवि वहीं रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनका यहाँ पे महल बनवाया था, धार का किला, ठीक है, समझ में आ रहा है। माही नदी यहाँ बहती है, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ पे है, धार में है। फड़ के स्टूडियो कहाँ पर है, धार पर है, ठीक है। कभी और डिस्कस करेंगे अपन धार को। और धार में ही सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, एसटी। प्रतिशत के हिसाब से पूछेंगे तो कहां चले जाओगे, कहां पे चले जाओगे, अलीराजपुर 89%, यहां पे एसटी मिलेगी आपको, देखना है। और इसी जैसा अगर हम एसटी देखते हैं, सबसे कम एसटी अगर देखा जाए तो आपको मैंने बताया था कम का कोड है भिंड, क्या है, भिंड। सबसे कम वर्षा कहां होती है मध्य प्रदेश में, भिंड, कितनी, 55%, ठीक है। सबसे कम ट्राइब्स कहां पाई जाती है, भिंड में, तो भिंड में आएगी सबसे कम। और प्रतिशत के हिसाब से पूछेंगी तो कहां मिलेंगी, भिंड। गोहद का किला यहां पे है, बदन सिंह ने बनवाया था, और मान सिंह ने बनवाया था यहां पे अटेर का किला, सबकी सब कहां पर है, भिंड में है। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का। क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया हमारा कुछ जनसंख्या या जनगणना कितने प्रतिशत पाई जाती है और किस डिस्ट्रिक्ट में एसटी एससी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और क्या बचा अब हमारा, एक क्वेश्चन आता है यहां से कि भारत में मध्य प्रदेश का जनजाति के हिसाब से कौन सा नंबर है प्रतिशत में, तो इसको 14% लिख लीजिए। एक फैक्ट बताना भूल गया कि मध्य प्रदेश का रैंक भारत में 13वें नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। किस पे, प्रतिशत के बेस पर, परसेंटेज के बेस पर अगर पूछे प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है जनजातियों पर, तो क्या बोलोगे आप, 13वां रैंक। और सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पाई जाती है भारत में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर देखा जाएगा तो इस पर नंबर 1 है। माने अगर पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक और चीज लिख लीजिए, जो एसटी है वो कितनी पाई जाती है, 43 टाइप की जनजाति एसटी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और एससी अगर पूछेगा तो 48 टाइप की, 48 टाइप की हमारे यहाँ एससी पाई जाती है, 43% की हमारे यहाँ एसटी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश का रैंक भारत में 13वें नंबर में है, 13वें नंबर में। किस पर, प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर है, ठीक है। मगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर पूछेगा, भारत में पूछेगा, भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है, तो क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, जो कि नंबर 1 है रैंक। सब समझ में आ रहा है, लिख लीजिए।
43 एसटी और 48 क्या पाई जाती है, एससी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उस पर नंबर 1 है, मगर परसेंटेज के बेस में कौन से नंबर का है, 13वें नंबर का है। एक क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहां पर है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां पर है, बताएगा कोई। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय या मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल कहां पर है, झीलों का शहर कहां पर है, भोपाल। बादल भोई, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय या म्यूजियम कह लीजिए, कहां पर है, कहां के थे बादल भोई, एक ट्राइबल व्यक्ति थे, ये कहां के हैं, तो बताएगा। कहां के थे बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, और कहां है ये है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, जो कि प्रस्तावित है 12वां संभाग बनने के लिए तैयार है। सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा को मिलाकर मध्य प्रदेश का 12वां संभाग के लिए प्रस्तावित है। कमलनाथ का एरिया है और यहीं से लोकसभा सीट में एकमात्र कांग्रेस आई थी, जिनके उनके लड़के हैं नकुल नाथ, वो यहां से क्या है, सांसद हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे लिखिए। आदिवासी, आदिवासी शोध केंद्र कहां पर है, आदिवासी शोध केंद्र कहां पर है, आदिवासी सामुदायिक रेडियो केंद्र, आदिवासी कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहां पर है, अलीराजपुर में है। रेडियो की जो शुरुआत होती है 1955 में इंदौर से सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, समझ में आ रहा है। देखा जाए तो 1927 में इसकी शुरुआत होती है भारत में, 1936 में इसको ऑल इंडिया रेडियो बोला जाता है और 1955 में इसको आकाशवाणी कह दिया गया था। तो हमारे यहाँ पे कहां शुरू होती है, इंदौर से। रेडियो मिर्ची, सुनो दिल से, आप लोग ने सुना होगा, ये सिर्फ इंदौर में चलता है 94.3 रेडियो मिर्ची। शाहरुख खान की जो रेड चिलीज है, उसी का, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है ना उसका, उसी की ये क्या है, एक सब्सिडीज है ना, रेडियो एफएम। तो वो सिर्फ कहां पर है, इंदौर बस में। और ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में 6 केंद्र हैं जहां पे आकाशवाणी या रेडियो सामुदायिक रेडियो केंद्र, मतलब जो रेडियो चलते हैं, जहां पे रेडियो के सेंटर ना, वो हमारे यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट है, 4 तो महानगर हो गए, है ना। चलिए अगला देखिए, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जनजातीय, जनजातीय इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है, कोई बताएगा। अमरकंटक आ रहा है तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है,
और ज्यादा अंदर से पूछ ले तो बता दीजिए। पुष्प, सॉरी पुष्पराजगढ़ है, पुष्पराजगढ़ है। आ रहा है? इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, ये भारत का प्रथम है, याद रखिए, ये भारत का प्रथम है, भारत का प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय है, अमरकंटक में खोला गया है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट या तहसील अगर पूछ लेगा तो पुष्पराजगढ़। और ये इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ये 2008 में बना था और इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, यह स्टेटस दे दिया गया है। और क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे चुका है? बताइए कितनी है, कितनी है बताएगा कोई? कितनी है? ऐसी कितने यूनिवर्सिटी है जिनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? हाँ, कौन कौन सी? हरसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी पहले थी, एक है ना, ये बनी थी 1946 में। हरसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी एक एडवोकेट थे, उन्होंने जमीन दान कर दी थी, सागर में है, पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसको 2009 में केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। एक हो गई। दूसरी, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, इसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो अब क्या बोलोगे आप लोग? दो। कितनी है? दो। क्लियर? अगला लिखिए। आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहां पर है? इसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, आदिवासी मेडिकल कॉलेज। कहां पर है ये? आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहां पर है? खंडवा। कहां पर है? खंडवा। और इसका नया नाम कर दिया गया है क्योंकि यहां से एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी जिसका नाम था, वो चौहान जी थे ना, कौन से चौहान थे जो हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं? नंद कुमार चौहान। कौन थे? तो इस कॉलेज का नाम कर दिया गया है नंद कुमार चौहान मेडिकल कॉलेज। ये कहां पर है? खंडवा में है। एक आदिवासी खेल विद्यालय भी है। आपसी खेल विद्यालय अगर पूछेगा तो सीहोर जाना, मगर आदिवासी खेल विद्यालय जाएगा तो कहां जाओगे आप? झाबुआ। तो नंद कुमार चौहान जी की इनके यहाँ पे डेथ हुई थी तो इसका नाम चेंज करके नंद कुमार चौहान मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। आ रहा है समझ में? और इसी तरह भी छिंदवाड़ा में भी, छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या कर दिया गया है? शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, लिख लीजिए, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर कर अब क्या रख दिया गया है? शंकर शाह। इनकी जन्मभूमि कहां थी? इनकी जन्मभूमि मंडला में देखने मिलती है। और 1857 की क्रांति में ये, 1857 क्रांति में कहां से लड़ते हैं? गढ़ मंडला जबलपुर से। शंकर शाह और एक थे रघुनाथ शाह, और इन्हीं की वाइफ का नाम था कुंवर शाह। तो कुंवर शाह के नाम पे मंडला का पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रख दिया गया है। समझ में आ रहा है? शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। आदिवासी खेल विश्वविद्यालय लिख लीजिए, आदिवासी, आदिवासी खेल विद्यालय झाबुआ। कहां पर है? झाबुआ में है। क्लियर?
शंकरनाथ शाह भी कर सकते हो आप, या शंकर शाह भी रख सकते हैं, ठीक है। और बहुत से नाम ट्राइबल के नाम पे चेंज हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा स्टेशन जो भोपाल का है, हबीबगंज स्टेशन, उसका नाम रख के रानी कमलावती रख दिया गया है। टांटिया भील के नाम पे पाताल पानी में जो स्टेशन है वहां पे रख दिया गया है, क्योंकि उनकी समाधि स्थल भी कहां पे है, वहीं पे है। जिन्हें रॉबिन हुड कहा जाता था, भारत का रॉबिन हुड टांटिया भील को कहा जाता था, जबकि भीमा नायक को क्या कहा जाता था, निमाड़ का रॉबिन हुड। दोनों में कंफ्यूज मत हुई। वो सैदवा बड़वानी से आते थे भीमा नायक, जिनको अंडमान एंड निकोबार में फांसी दी गई थी, समझ में आ रहा है। और जो टांटिया भील थे उनको तो यहीं पे फांसी दी गई थी 4 दिसंबर को, इसलिए उनके नाम पर मध्य प्रदेश बलिदान दिवस मना रहा है, ठीक है। टांटिया उनका नाम था, किसका, टांटिया भील का। और उनके नाम पे इंदौर में जो भंवर कुआं आपने सुना होगा, उस नाम का चेंज कर दिया गया है, उनके नाम पर रख दिया गया अब टांटिया भील चौराहा, क्लियर। और पताल पानी स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर ही चेंज किया गया है। और जनजाति गौरव दिवस भी बनाया है मध्य प्रदेश 15 नवंबर को। राशन आपके द्वार योजना भी उसी दिन चालू किया गया है, ठीक है, कब, 15 नवंबर 2021 को। और अंतिम गौड़ शासिका थी रानी कमलावती, जिसके नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया, जो कि पहला हाईटेक रेलवे स्टेशन है, क्लियर। बंसल ग्रुप बना रहा था, ठीक है। चलिए, तो सारी चीज क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके बाद हमें देखना है, सबसे पहले ट्राइब शुरू करना है। ट्राइब में अगर हम सबसे पहले शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं गौंड की बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका वर्गीकरण क्या है, इसके बाद इनकी धार्मिक विशेषता क्या है, इनकी सांस्कृतिक विशेषता क्या है, इनकी सामाजिक विशेषता क्या है, और इनके में विशेष क्या है, ये कौन से त्योहार मनाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि एक हमें अगर एक ट्राइब्स को अगर हमें सिंबॉलिक करना है या अगर चिन्हित करना है कि क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया था उनके फेस्टिवल दूसरे होंगे, उनके खाद्य पदार्थ दूसरे होंगे, उनका रहन सहन, उनकी सोसाइटी अलग होगी। मैंने बताया था ना, वो आप हमें से यहाँ से जंगल में रहना पसंद करते हैं, और उनकी क्या ज्योग्राफिकल एक एरिया होगा, कल मैंने आपको बताया, तो पर्टिकुलर एक जगह में रहते हैं। जैसे भारिया आप देखोगे तो जो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है ना, तामूर तहसील में, तो पर्टिकुलर एरिया में ही वो निवास करते हैं, है ना। और कौन सी विशेष पिछड़ा जनजाति होती है, एक क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जो अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड माने अदर बैकवर्ड ट्राइब्स मतलब क्या हुआ, विशेष पिछड़ा जनजाति, माने जनजातियों में भी और ज्यादा पिछड़ी है। ऐसी ट्राइब देखिए, जनजाति जो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार चाह रही कि आप भी क्या आ जाओ, अदर कास्ट के लेवल में आ जाओ, उनको लाने की कोशिश कर रही है। मगर उनमें भी और जो पिछड़ी जनजाति है, उनमें आती है बैगा, भारिया, और कौन सी आती है, शहरिया। ये और भी, इसलिए इनको सब कुछ उन्होंने फ्री किया है कि आप आइए, और उसके लिए माने इसलिए इनके लिए इतनी फीस कम रखी जाती है एग्जामों में कि आप लोग फॉर्म भरिए। तो जो क्या होता है, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जनजाति होती है। तो ऐसी कितनी ट्राइब आती है मध्य प्रदेश में, 3, लिख लीजिए। स्पेशल स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, कौन कौन सी आती है, तो एक ट्रिक लिख लीजिए, कोड लिख लीजिए, उसका कोड है भावेश। भावेश में आपको भा से मिलेगी भारिया, जिन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है, और ये कहां पाई जाती है, छिंदवाड़ा में। बा से है बैगा, और बैगा आ रहा है बा, तो बा से याद रखिए कहां मिलती है, बालाघाट मंडला में। कहां मिलती है, बालाघाट मंडला में, बैगा ट्राइब्स। और शाह आएगा, तो मैंने बताया था ग्वालियर साइड, सहरिया राजस्थान में भी देखने मिलती है, इनके घर को सहराना कहा जाता है। ये कर्ण देव को मानती है, ये अपने आप को कर्ण के वंशज कहती है, जैसे भील जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहती है। क्वेश्चन आ चुका है, कांस्टेबल में पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप का जब युद्ध होता है हल्दी घाटी का 18 जून 1576 में, तो अकबर की तरफ से उसका नेतृत्व करता है राजा मान सिंह, और यहां से लड़ते हैं महाराणा प्रताप। तो जब करते हैं तो उनमें वहां से उनको सपोर्ट कौन सी जनजाति करती है,
तो याद रखना कौन सी जनजाति करती है, भील जनजाति। कौन सी जनजाति, भील जनजाति, याद रखना। मैं कभी आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप के बारे में, बहुत ही महान योद्धा रह चुके हैं वो, 8 फुट का आदमी जिनके 72 किलो का कवच आज भी फेमस है, ठीक है, और कम से कम 360 किलो वो कैरी करते थे, 208 किलो की उनकी 2 तलवार थी। समझ में आ रहा है? इसलिए जब वो मानसिंह से लड़ रहे थे और जब उन्होंने तलवार चलाया तो पूरा हाथी कट जाता है। उनके घोड़े का नाम था चेतक, है ना? समझ में आ रहा है? मैं कभी बताऊंगा उनके जलाल शाह कैसे किया, कभी मैं उनकी बायोग्राफी बताऊंगा, सुनने लायक है महाराणा प्रताप की, जिनके घोड़े का नाम है चेतक। तो ये एकमात्र भारत में चेतक ब्रिज मिलता है आपको, कहां पर, भोपाल में। समझ में आ रहा है? 8 फुट के थे वो, 208 किलो की उनके पास 72 किलो का उनका कवच बहुत फेमस है। हाँ, कवच मतलब आर्मोर होता है जो हम लोग पहनते हैं ना जब युद्ध लड़ने जाते हैं, उसको कहते हैं, इंग्लिश में आर्मोर कहते हैं कवच को, जो पहना जाता है ना, जो पूरी ड्रेस होती है जब युद्ध लड़ने जाते हैं, वो है। ऐसे 360 किलो, 100 किलो करीब का उनका वजन था, मतलब 360 किलो कैरी करके आते थे। 208 किलो की उनकी, 72 किलो का उनका कवच था, उठा नहीं पाते लोग। और 208 किलो की उनकी क्या थी, तलवार 2। 280 हो गया, और कितना बचा, 80 किलो की इनकी क्या थी, भाला था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, याद रखिए, 80 किलो का इनका भाला था, 80 किलो का इनका भाला था, 208 किलो की 2 तलवार थी और 72 किलो का कवच ये रख के चलते थे, और अकेले ही हल्दी घाटी के युद्ध में चले गए थे। मैं कभी इनके बारे में आपको बताऊंगा। मेवाड़ के राजा जिसने कभी अकबर की अधीनता नहीं अपनाई, इसलिए आज इतिहासों में इनके नाम से गिना चलता है। और यहीं पे एक बहुत प्यारा व्यक्ति इनकी सहायता करता है जिसका नाम है भामाशाह। और मध्य प्रदेश में एक योजना भी चल रही है ईमानदारियों के लिए, जो ईमानदारियों से टैक्स पे करते हैं उनको बोला जाता है भामाशाह योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। और भामाशाह का नाम शायद तक आप लोग इतिहास में जानते हो कि नहीं, महाराणा प्रताप से ही जुना है। अगर दुनिया में 2 ही दानवीर हुए हैं, एक तो इतिहास में हुआ है राजा कर्ण जो शूद्र जनजाति का था, याद रखिए, और दूसरे हुए हैं कौन, भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी गई थी। तो इतिहास में 2 ही दानवीर ऐसे कहा जाता है। तो दूसरे हुए हैं कौन, भामाशाह, और पहले हुए हैं राजा कर्ण जिन्हें शूद्र जनजाति का था, सूर्यपुत्र कर्ण। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति जो सबसे ज्यादा ट्राइबल आती है, जो जनजातियों में भी और पिछड़ी जनजाति है, वो है भारिया, इसलिए इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है, और छिंदवाड़ा में पाई जाती है ये। और बैगा, बा से याद रखिए आपको बालाघाट मंडला, और सहरिया तो मैंने आपको बता दिया था मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड पाई जाती है। कभी अगर क्षेत्र पूछ ले तो आप बता दीजिए उसके नॉर्थ साइड, मतलब ग्वालियर, भिंड, मुरैना में पाई जाती है। सा आ रहा है तो सा से सहराना इनका घर होता है, सा आ रहा है तो उसी साइड चले जाइए, राजस्थान में भी ये पाई जाती है। मतलब ऊपर वाला जो बेल्ट है पूरा का पूरा सहरिया। अगर सा आती है तो सबसे ज्यादा क्या बोलेगा, कुपोषण इनमें देखने मिलता है। सा आ रहा है सबसे ज्यादा सरसों की खेती कौन करते हैं, सहरिया जनजाति करती है, और सरसों की हांडी भी इसी क्षेत्र पे कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और टीबी भी, जो टीबी रोग है, तो टीबी आपने देखा होगा ना, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, जिसका फादर ऑफ बैक्टीरिया अगर कहना चाहेंगे कौन होते हैं, ल्यूवेनहॉक होते हैं। तो सबसे ज्यादा टीबी की रोग भी सहरिया जनजाति में देखने मिलता है। कुपोषण सबसे ज्यादा कहां देखने मिलता है, सहरिया जनजाति में देखने मिलता है। ये कुछ इनकी बीमारियां हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये सब चीज क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हमने शुरू करना है। ये कुछ फैक्ट थे हमारे, तो मैंने आपको सभी कुछ फैक्ट बता दिया। संविधान में इनका क्या प्रावधान है, क्या क्या आर्टिकल है, पूछेगा आप लोग से बन जाएगा। क्या शब्द होता है, किसने इसको उपयोग किया, क्या होती है जनजाति, कहां पे ये निवास करती है, और क्या क्या करती है, मैंने आपको सारा डिस्कस बता दिया है। तो ये पूरा इसका चीज आया। अब हमें ट्राइब शुरू करना है। सबसे पहले हमें गौंड ट्राइब पढ़ना है। पूरे फैक्ट आपको जो मैंने 1 लाइन फैक्ट थे पहले वो आपको बता दिया है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, गौंड। और अगर पूछेगा किस राज्य में पाई जाती है तो आप क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा जनसंख्या के आधार पर तो भील। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, भील। भील के बाद गौंड, और गौंड के बाद कोल। तो भील आपको पता है कौन सी भील आ रही है ना, तो भील कहां पाई जाती है, पश्चिम। कहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिम एरिया में। गौंड आएगा तो कहां पाई जाएगी, ईस्ट क्षेत्र में। और कोल आएगा तो कोल के लिए फेमस है रीवा, क्योंकि लोग कोयला का काम करते हैं तो उनको बोला जाता है कोल। पूछा जाता है कि पंचायत को क्या बोला जाता है, तो आप बोल दीजिए गोहिया। समझ में आ रहा है? इसके बाद हमने देखा लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप, सबसे बड़ा जनजातीय समूह, मैंने बताया ना, अगरिया, प्रधान,
कोयला भूतस और सोहलास जो होते हैं वो किसके होते हैं? सब होते हैं किसके? मैं सब बताऊंगा आपको। गौंड के, तो गौंड सबसे बड़ी हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों के सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज के बेस पे कितनी है? 13वें नंबर पर है। समझ में आ रहा है? और एसटी अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो धार में मिलती है। सब तो बता दिया आपको, है ना? ये बताया था कि एससी की अगर पॉपुलेशन देखे तो 113 करोड़ है, जो कितनी 15% है। एसटी कितनी है? 153 करोड़ है, जो 21% है। एससी एसटी का बता दिया आपको। एमपी लिखना है, भारत लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको 15, 15 के बाद आता है 16 और 16 के नीचे कर देना 8 और यहाँ पे लिख देना 21। तो आपको परसेंटेज भारत और इंडिया दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी साक्षरता या लिटरेसी रेट देखें तो लिटरेसी रेट इनकी 50%, ये पढ़े लिखे होते हैं। और मैंने बताया था सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? जबलपुर। कितना? 81%। पुरुष में अगर मैंने बताया तो जबलपुर, इंदौर बोल देना। महिलाओं में बोल दिया तो 74.9%। कहां पे? भोपाल। और सबसे कम में तो एक ही जाना है, क्या है? अलीराजपुर। कौन है? अलीराजपुर। जनसंख्या घनत्व देखने मिलेगा 50 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं इन लोग। आगे देखेंगे आप, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर हमारे देखा जाए तो इंदौर में पाई जाती है, प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन में पाई जाती है। और एससी कितने होते हैं? 48 टाइप्स के हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और मिनिमम में देखा जाएगा एससी तो झाबुआ में, प्रतिशत के हिसाब से झाबुआ में। और अगर एसटी की बात करेंगे तो 43 एसटी पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसपे धार, अलीराजपुर और मित्तम दिखेगा तो भिंड, भिंड लगाना है आपको। इसके बाद हमने देखा एक जनजातीय संग्रहालय देखने मिलेगा भोपाल में। ठीक है, तो जनजातीय महोत्सव भी कहां मनाया जाएगा? भोपाल में। समझ में आ रहा है? जनजातीय महोत्सव कह रहा हूं, वो भी कहां मनाया जाएगा? भोपाल में। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय बोलेगा तो छिंदवाड़ा चले जाना। आदिवासी शोध केंद्र अगर पूछेगा तो कहां आ जाएगा? झाबुआ। आदिवासी सामुदायिक रेडियो केंद्र अगर आपसे पूछेगा तो अलीराजपुर चले जाना। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, कहां पर है? अमरकंटक चले जाना। और इसके बाद अगर आदिवासी मेडिकल कॉलेज अगर पूछे तो खंडवा चले जाना, जिसका नाम चेंज कर दिया नंद कुमार चौहान। इसके बाद अगर पूछेगा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अभी किया है 2021 में, तो आप शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दीजिए, क्योंकि वो भी गौड़ वंश के थे। 1857 में गढ़ मंडला से, जबलपुर से उन्होंने क्या युद्ध लड़ रहे थे। अगर इनकी जन्मस्थली पूछे तो मंडला बता दीजिए। आदिवासी खेल विद्यालय पूछे तो झाबुआ चले जाइए, मगर है ना? हाँ, और आपसी खेल विश्वविद्यालय अगर पूछे तो सीहोर जाइए। कंफ्यूजन समझ रहे हो ना? आपसी अगर पूछे तो सीहोर और आदिवासी पूछे तो झाबुआ, क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर क्या है? भील के एक ट्राइबल जिले हैं। और स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति आती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति बैकवर्ड में आती है तो क्या बोलोगे आप? 3। कौन कौन सी? कोड है, भावेश कभी भूलोगे ही नहीं, भारिया, बैगा, सहरिया। क्लियर? चलिए, अब हमें शुरू करना है ट्राइब्स। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें शुरू करना है गौंड जनजाति। लिखिए, थोड़ा सा पानी पी लें। तो आया आप लोग को समझ में ये? याद हो रहा है कि नहीं आप लोग को? बताइए। याद हो रहा है कि नहीं? चलिए, तो पहली ट्राइब लिखिए, गौंड से शुरू करते हैं हम। देखिए, इनकी उत्पत्ति, इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति
या इनका ओरिजिन सबसे पहले कहां से हुआ है, इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन अगर कभी पूछेगा तो तेलुगु के एक शब्द है कौंड से हुआ है, तेलुगु का एक शब्द कौंड से इनकी गौंड शब्द का उत्पत्ति हुई है। तो लिखिए गौंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द के कौंड से हुआ है। जिसका अर्थ होता है क्या, पर्वत, पर्वतवासी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछता है गौंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो आपको याद रखना है तेलुगु शब्द के कौंड शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, कौंड शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, पर्वत, पर्वतवासी। इसलिए आपको पता होगा कि जो गौंड मुक्ता जनजाति पाई जाती है ये पर्वतों पर निवास करती है। कहां पे करती है, पर्वतों पर निवास करती है। इनके निवास के स्थान को कभी आपसे पूछेगा, और पर्वत हमारे यहाँ कितने पाए जाते हैं, 2, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो जो नर्मदा घाटी क्षेत्र के आसपास जो जनजाति पाई जाती है, नर्मदा घाटी के क्षेत्र के आसपास जो जनजाति पाई जाती है वहां पे आपको देखने मिलेगी गौंड जनजाति। तो तेलुगु शब्द के कौन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत या पर्वतवासी, है ना। और क्या है, मैंने बताया था ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की ये 3 फैक्ट याद रखिए आप। लिख लीजिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति होती है, दूसरी मध्य प्रदेश की है, और सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछेगा तो गौंड ही है। ठीक है। इनका मुख्यतः निवास स्थान क्या बोला जाता है, इनका मुख्यतः निवास स्थान, इनका जो मुख्यतः निवास स्थान है वो कहां पे पाया जाता है, कोई बताएगा। नर्मदा घाटी के किनारे पाई जाती है ये, नर्मदा घाटी के दोनों ओर, नर्मदा घाटी के दोनों ओर पाई जाती है ना। अगर आप देखेंगे क्या, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, तो आपको पता होगा ऊपर एक पर्वत श्रृंखला जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ऊपर, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से लेकर झारखंड तक जाती है, कौन सी, विंध्याचल। ठीक है, फिर यहां से भांडेर कैमूर में टूट जाती है, और इसके नीचे
एक और पर्वत श्रृंखला जाती है जिसका नाम है, क्या नाम है? हाँ, सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी आप लोग को बताया था धूपगढ़ 1350, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बताया था सद्भावना 752, जो कि दमोह में है। कांस्टेबल का क्वेश्चन था। और इसी के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है क्या? कौन सी नदी? कौन सी नदी बहती है बताइए? कौन सी नदी बहती है इन दोनों पर्वतों के बीच? नर्मदा। तो इसी की नर्मदा, और नर्मदा कहां पे बहती है? रिफ्ट वैली में नर्मदा। तो यहीं पे आपको देखने मिलेगी नर्मदा घाटी। तो यहां पर है उनका निवास स्थान। इनका निवास स्थान यहां पर देखने मिलता है जहां पर गौंड जनजाति रहती है। क्लियर? समझ में आया क्या बताया मैंने? कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो गौंड शब्द के, वो तेलुगु शब्द, जो गौंड शब्द की उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु शब्द के कौंड से हुई है। याद रखिए, कौंड, जिसका मतलब होता है पर्वत, ये पर्वतवासी। ठीक है, माने ये कहां पे रहते हैं? ये पर्वत में निवास करते हैं। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है और इनका निवास स्थान नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। क्लियर? चलिए आगे लिखिए अब। इनका वर्गीकरण लिखिए। इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन लिखिए। इनका जो वर्गीकरण किया गया है, इनको जो क्लासिफिकेशन किया गया है इनकी सब कास्ट को, इनकी जो उपजातियां होती हैं, उपजातियां, इनकी उपजातियां, यह सब कास्ट कहते हैं अपन। इनकी उपजातियां, यह सब कास्ट को वर्गीकरण किया गया है दो भाग में। और वो दो भाग में कैसे किया गया है? दो आधार पे किया गया है। एक क्या किया है? व्यवसाय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, मतलब कुछ कास्ट को इन पे व्यवसाय के आधार पर बनाया गया है। और एक और किसके आधार पर? संपत्ति के आधार पर। संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है, एक तो व्यवसाय के आधार पर किया गया है। एक क्लासिफिकेशन जो बांटा गया है गौंड जनजाति को, वो व्यवसाय के आधार पर। ये कौन कौन सा व्यवसाय करती है? मतलब जो लोहे का काम करती है उसको अगरिया बोल दिए, जो पुजारी का काम करती है उसको हमने प्रधान बोल दिए, जो तांत्रिक का काम करती है उनको हमने ओझा बोल दिए, जो नाच गाना करके जीवन अपना यापन करती है उनको हमने सोहला भूतिस कह दिए। समझ में आ रहा है? और एक होती है कौन? सोहलास, तो जो बढ़ई का काम करती है उसको क्या बोल दिए? सोहिलास। तो हमने व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया। एक को बांट दिया गया संपत्ति के अधिकार पर, राजगौड़, धुरगौड़ और पिछड़ी जनजाति में। समझ में आ रहा है? तो लिखिए, व्यवसाय के आधार पर सबसे पहली प्रधान, को अगली स्लाइड में लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले लिखाइए, लिखिए व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर पहला लिखिए प्रधान। प्रधान मतलब क्या होता है? अभी धर्मेंद्र प्रधान इस देश के क्या है? अभी शिक्षा मंत्री हैं, स्किल मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश से हैं प्रधान। ठीक है, पुजारियों
का काम करते हैं, जो पुजारियों का काम करते हैं, हम उनको क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? प्रधान। दूसरा अगरिया, नाम सुने होंगे अगरिया, ये भी सब कास्ट होती है गौड़ की, जो लोहे का काम करती है, लोहे का काम करती है, लोहे का काम करती है। इनके देवता भी पूछा जाता है लोहासुर, लोहासुर। अगरिया बोल दिए। ओझा, क्या बोल दिए? ओझा। तांत्रिक, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक का काम करते हैं, उन्हें हम ओझा बोल दिए। और मैंने आपको बताया था कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का वर्णन मिलता है तंत्र मंत्र का किस पे? अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो सबसे नया वेद कहलाता है, अथर्व ऋषि और अगस्त्यस ने मिलकर इस वेद की स्थापना की थी। भारत में 4 सबसे प्रामाणिक वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समझ में आ रहा है? तो कभी पूछ लेगा कि ब्लैक मैजिक का सबसे पहला वर्णन कहां पे मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? कहां बोलोगे? अथर्ववेद में। इसके बाद आपने लिखिए सुलास। ये क्या करते हैं? सुलास बढ़ई का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, मतलब कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर होते हैं। और एक होता है कोयला भूतस। कोयला भूतस मतलब भूत लोग क्या करते हैं? नाचते हैं। क्या करते हैं ना भूत लोग? भूत लोग डांस करते हैं कि नहीं? तो याद रख लिए, कोयला भूतस मतलब नाच गाना करते हैं। ये क्या करते हैं? नाच गाना करके अपनी जीवन यापन चलाते हैं। तो जो नाच गाना करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोयला भूतस। समझ में आ रहा? तो याद रखिए प्रधान, प्रधान मतलब जो प्रधान, प्रधान मतलब क्या हुआ? जो पुजारियों का काम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको हम इनकी व्यवसाय के आधार पर पुजारियों कह दिए। जो लोहे का काम करती है अगरिया, सबसे पहले लोहे की खोज अगरिया कास्ट ने ही करी थी। समझ में आ रहा है? कि जब जमशेदजी टाटा, जो बेला डीला आपने नाम सुना होगा छत्तीसगढ़ में, जो लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहीं से कभी इसकी शुरुआत होती है। फिर ये झारखंड में, और मेरे ख्याल से लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। सबसे ज्यादा लोहा कहां पे होता है? उड़ीसा पे, याद रखिए, है ना। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोहा किसके पास होगा? चाइना के पास। ठीक है। तो अगरिया लोहे का काम करती है, तो हमने इसको बोल दिया अगरिया। और इसके देवता जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लोहासुर को मानते हैं। एक और होती है ओझा। कौन सी होती है? ओझा। ये पंडितों या ब्राह्मणों की भी एक कास्ट होती है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। ओझा एक, इनकी भी एक सब कास्ट होती है। ओझा मतलब जो तांत्रिक का काम करती है, जो ब्लैक मैजिक करती है, जो तंत्र मंत्र करती है। और ब्लैक मैजिक का वर्णन कहां मिलता है? अथर्ववेद जैसे ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद एक और होती है सोलाहस। सोलाहस मतलब ये क्या करती है? बढ़ई का काम करती है। और बढ़ई का काम कारपेंटर का काम करती है। इसके बाद मैंने बताया था कोयला भूतस। और कोयला भूतस मतलब भूत लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो नाच गाना करके अपना जीवन यापन करती है, उसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? जो नाच गाना करने वाली है कोयला भूतस। तो ये सब कास्ट होती है किसकी? किसकी बताइए? किसकी? कौन की। अब हमारा कौन सा बचा? संपत्ति के आधार पर। अब प्रॉपर्टी के आधार पर, तो जिसके पास संपत्ति ज्यादा होगी उसको हम राजगौड़ कह देंगे। राजा, राज से राज समझ लीजिए। एक और होती है धुरगौड़, जो साधारण व्यक्ति होता है, जो मजदूरी करता है। समझ में आ रहा है? और एक और होती है कौन सी? जो पिछड़ी जनजाति कहलाई जाती है, तो भूरिया और मारिया कहा जाता है, जो जिनके पास कुछ नहीं रहता,
तो वो क्या होती है, बहुत पिछड़ी जनजाति कहलाई जाती है इसमें। तो संपत्ति के आधार पर भी बांट देते हैं, तो लिख लीजिए संपत्ति के आधार पर, संपत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी में भी हमारे पास तीन होती है। एक होती है कौन सी, राजगौड़, दूसरी होती है धुरगौड़ और तीसरी होती है अति पिछड़ी जनजाति। समझ में आ रहा है? राजगौड़ मतलब जमींदार, जिनके पास जमीन होती है, जमींदार कह सकते हैं हम इसको, या लैंड होल्डिंग कह सकते हैं। समझ रहे हो, जिनके पास बहुत जमीन होती है। एक होते हैं हमारे धुरगौड़, धुरगौड़ मतलब मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग कह लो आप इसको, या साधारण कह सकते हो, साधारण गौड़ को कहा जाता है, सिंपल। अति पिछड़ी जनजाति में आती है, जो इसकी अति पिछड़ी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, भूरिया और मारिया, भूरिया और ये हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया संपत्ति के आधार पर। क्लियर? यहां से क्वेश्चन बनते हैं भैया, एक बार देख लीजिए। हमने बताया कि जो इसकी सब कास्ट होती है, जो हमारा दूसरा नंबर का टॉपिक था, इसका वर्गीकरण कर दिए हमने, दो प्रकार से कर दिए। एक कर दिए हमने व्यवसाय के आधार पर, बिजनेस के आधार पर, और एक कर दिए हमने संपत्ति या प्रॉपर्टी के आधार पर। तो आपसे अगर पूछ ले कि व्यवसाय के आधार पर कितनी जनजाति होती है, इसकी जातियां होती है, सॉरी जातियां होती हैं, तो क्या बोलोगे, 5। प्रधान मतलब पूजा पाठ, अगरिया मतलब लोहे, ओझा मतलब तांत्रिक, सोलहास मतलब बढ़ई, और कोयला भूतिस मतलब और भूत क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो बस याद रहेगा। इसके बाद संपत्ति के अधिकार पे आ जाते हैं हम। संपत्ति के आधार पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी में, तो एक होते हैं राजगौड़, और राज कौन करता है, जिनके पास संपत्ति होती है। जैसे इस देश के कौन है राजा, अंबानी जी। जमींदार, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होते हैं, बहुत संपत्ति होती है, उन्हें हम राजगौड़ कह देते हैं। एक होते हैं बेचारे धुरगौड़, धुरगौड़ को अपन बोलते हैं मजदूर वर्ग, या अपन कह देंगे इनको साधारण। एक होते हैं अति पिछड़े में आते हैं, जो उनमें आते हैं कौन से, भूरिया और मारिया। ठीक है, नहीं, अंबानी गुजराती हैं। ठीक है, जितने भी रिचेस्ट पर्सन मिलेंगे अगर आपको भारत में, तो वो ज्यादातर कहां से मिलेंगे, गुजरात से। अडानी जी भी वहीं के, मतलब उन्हीं लोग हैं। गुजरात में एक ट्रेंड टाइप का चलता है बिजनेस के ऊपर, है ना। चलिए, और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, कौन है, कोई बताएगा कौन है, एलन मस्क। फिर कौन है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। ठीक है, फिर एक लूज बटन है, वो एक बैग बनाते हैं, बहुत लूज बटन करके एक बैग बनाते हैं, है ना, वो है। तो ऐसे बहुत है। हमारे अंबानी जी का रैंक 11वें नंबर पे लगता है, अभी 11वें नंबर के वो है। एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, जैकमा को हरा दिए हैं, जो कि चाइना के हैं। ठीक है, कौन, हाँ रैंकिंग ऊपर नीचे होती है अभी, मगर हाल ही में 2-3 दिन की पहले की रिपोर्ट है, अभी फिर से क्या टॉप में आ गए। एशिया को तो अभी रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, और हमारे यहाँ दूसरे नंबर में अडानी जी, ग्रीन एनर्जी जिनकी चलती है। ठीक है, 8वें नंबर में है शायद तक अंबानी जी अभी। तो क्लियर ये। चलिए, अब इसके बाद हमारी यहाँ की सामाजिक स्थिति देखना है इनकी। इनके सोशल में कैसा होता है, मतलब पितृसत्तात्मक होते हैं ये। कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं ये। समझ में आ रहा है। फिर इनके हमें धार्मिक देखना है, इनकी सांस्कृतिक देखना है, क्या क्या डांस करते हैं, कौन कौन से उनके विवाह फेमस है। दूध लौटावा बहुत प्रसिद्ध है इनके में, मतलब मामा और बुआ की लड़कियों में शादी हो जाता है।
चढ़ विवाह हो जाता है। चढ़ विवाह मतलब इनके में फेमस है कि लड़का बारात लेके जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और होता है पठौनी विवाह, लड़की लेके जाती है। एक होता है सेवा विवाह, तो लड़का क्या होता है, लड़कियां के यहाँ पे काम करता है, अगर प्रसन्न कर दिया अपने ससुर को तो उसकी शादी हो जाती है, अन्यथा बाहर हो जाता है, ठीक है। और एक होता है लम सेना विवाह। लम सेना विवाह मतलब जमाई राजा, जमाई राजा, तो वो देखना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है। तो समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको, सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या देख के, और उनके बाद कुछ विशेष तत्व देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में 2019 में इसको शामिल कर दिया गया था, गौड़ी भाषा को। और इनकी भाषा कौन सी रहती है, याद रखिए, गौड़ी। कौन सी भाषा रहती है, गौड़ी। एक फैक्ट आप लोग याद रखिए, गौड़ से याद रख सकते हो, गौड़ी। रीना नृत्य करते हैं इन लोग। गौंडी अगर गा आ रहा है ना, तो गेंडी और गोचो जैसे नृत्य भी लोग करते हैं, तो गा से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए चलिए, जय हिंद।